हेलो एवरीवन। वेलकम टू कैनी स्टडीज। आज है 11th ऑफ मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा जननी प्लेटफॉर्म के बारे में। प्रोजेक्ट फ्रीडम देखेंगे, ये काफी न्यूज में रहा है। स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे क्योंकि ये पहली बार इस तरीके का कोई सिस्टम है जो लगाया गया है पूरे विश्व में। इसके बाद हम देखेंगे सांबर लेक के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Open Data Kit platform introduced by the CAG of India, consider the following statements. यहाँ पर जो भारत के सीएजी हैं उनके द्वारा शुरू किए गए जो ओपन डेटा किट प्लेटफॉर्म है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ODK बेस्ड टूल किट इज प्राइमरली डिजाइन्ड टू फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ रियल टाइम बेनिफिशियरी फीडबैक फॉर पब्लिक स्पेंडिंग ऑडिट्स। एंड सेकेंड, it operates as a standalone system and it is not integrated with the CAG's internal operating system to ensure data privacy. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म जो है जिसको हाल ही में जो भारत की सीएजी हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आपको बताना है कि इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड द ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म टू मॉडर्नाइज पब्लिक ऑडिट प्रोसेसेस and the toolkit allows auditors to design surveys and collect data directly from the beneficiaries of government schemes. This real-time feedback mechanism is revolutionary because it moves the audit process beyond mere paper trails and vouchers to actual ground level impact. It helps in identifying gaps in service delivery in institutions like AIMS and other social sector projects. ये जो प्लेटफॉर्म है, it is specifically integrated with the CAG's own operating system. And this integration ensures that the data collected in the field is seamlessly transferred into the audit workflow, serving as robust audit evidence. To address security concerns, the system employs end-to-end encryption, ensuring that sensitive beneficiary data is protected during transmission and storage. ये जो टूल किट है, अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन इट्स एबिलिटी टू फोस्टर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एंड बाय यूजिंग अ यूजर फ्रेंडली मल्टी लैंग्वेज इंटरफेस, द कैग can conduct large scale surveys across diverse linguistic regions of India. This shift towards data-driven auditing ensures that the evaluation of government spending is citizen-centric and reflects the true effectiveness of welfare programs, thereby strengthening democratic oversight of the national exchequer. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में ये जो ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म है इसको शुरू किया है जो इंडिया के सीएजी हैं उन्होंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Janani platform, consider the following statements. यहाँ पर जो जननी प्लेटफॉर्म हाल ही में न्यूज में रहा है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ न्यूली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड सर्विस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंटेंडेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पोषण ट्रैकर फॉर न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग। एंड सेकेंड,
The platform provides a longitudinal health record that tracks a beneficiary from antenatal care through family planning. And third, it utilizes biometric verification and unique identifiers specifically to prevent the creation of duplicate records for migratory populations. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है ये जो जननी प्लेटफॉर्म है इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड और थर्ड, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो जननी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जननी का फुल फॉर्म है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर। So this Janani platform is an upgraded version of the reproductive and child health portal, not the Poshan tracker. While it integrates with the Poshan for cross-sectoral monitoring, its primary architectural base is RCH portal, यानी कि Reproductive and Child Health Portal. So this platform is designed to maintain longitudinal health records capturing health events across the entire continuum of care. So this ensures that a woman's health history is not fragmented but follows a lifetime trajectory from the reproductive age through various stages of maternal care. So a significant challenge in India's public health system is tracking of migratory populations. Janani addresses this through biometric verification and QR-enabled digital MCH cards. So these features ensure data integrity and prevent duplicate records, allowing a beneficiary to access their medical history anywhere in India without losing progress in their treatment or immunization schedule. So this platform marks a shift towards citizen-centric digital health, empowering individuals via self-registration and real-time alerts. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the context of international relations and energy security, Project Freedom was strategically linked to which one of the following events? So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय संबंधों और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो रणनीतिक रूप से निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं द यूएई's exit from the Organization of the Petroleum Exporting Countries. Second, the signing of a new maritime boundary treaty between Iran and Iraq. Third, the establishment of a permanent US naval base in the Strait of Hormuz या फिर a collective GCC agreement to sanction Iranian oil exports. आपको बताना है हाल ही में न्यूज में रहा ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये इनमें से किससे संबंधित रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये संबंधित है एग्जिट ऑफ यूएई's फ्रॉम द ओपेक। आप देख सकते हैं। So Project Freedom was not just a military mission, it has deep economic undercurrents. And it was strategically triggered by the UAE's exit from OPEC. So the UAE sought to leverage its spare oil production capacity to increase its market share. However, for this increased production to be economically viable, the oil had to be safely transported through the Strait of Hormuz. The strait was effectively choked due to ongoing West Asia conflict and the subsequent blockades.
So by launching Project Freedom, the US aimed to unblock the strait and ensure the flow of energy, thereby supporting its partner UAE while maintaining pressure on Iran. So this explains why the UAE was supportive of the mission while other neighbors were not. And this moves also highlighted the divergence in energy policies within the Gulf. While Saudi Arab often leads OPEC in cutting production to stabilize prices, the UAE's desire to pump more oil created a geopolitical friction point. The mission's failure due to Saudi airspace closure underscores how regional powers are increasingly willing to assert their initiatives, reflecting a shift towards more multipolar regional order where the GCC no longer acts as a unified economic bloc. सो यूएई की बात करें, जैसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से जानते हैं, इट इज अ कंट्री इन वेस्ट एशिया and it is situated at the eastern end of the Arabian Peninsula. So UAE borders Oman to the east and northeast and Saudi Arab to the southwest, and it shares maritime border with Qatar and Iran in the Persian Gulf with Oman in the Gulf of Oman. और यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was world's first smart island monitoring system launched? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं गैलापागोस आर्किपेलागो, सेकंड मालदीव्स, थर्ड मेडागास्कर या फिर पेरू। आपको बताना है विश्व का जो पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कहां पर लॉन्च किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये किया गया है गैलापागोस आर्किपेलागो में। आप देख सकते हैं The world's first smart island monitoring system has been launched on Florida Island in the Galapagos archipelago to improve biodiversity conservation and ecosystem monitoring. So this project was developed by the Island Conservation in collaboration with the Foundation Jokodoko under the Florida Island Ecological Restoration Project. So the system uses low power wide area network, Internet of Things technology, artificial intelligence enabled camera traps, smart traps and animal trackers for real-time wildlife monitoring. And it reduces manual conservation work by about 98% and helps conservation teams quickly respond to environmental and wildlife changes. तो आप ध्यान रखेंगे विश्व का पहला जो स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम है वो लॉन्च किया गया है गैलापागोस आर्किपेलागो पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Sambar Lake that was recently seen in the news is located in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में छाई जो सांबर झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, ओडिशा, कर्नाटका या फिर राजस्थान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। आप देख सकते हैं Environmentalists have raised concerns over a proposed 100 megawatt solar power project near Sambar Lake, stating that it may damage the fragile wetland ecosystem and biodiversity of the region.
सो आप ध्यान रखेंगे कि जो सांबर लेक हाल ही में न्यूज में रही है, ये स्थित है राजस्थान राज्य में। And Sambar Lake, located in the Jaipur and Nagpur district of Rajasthan, is the largest inland saltwater lake in India and has an elliptical shape. So the saline wetland is surrounded by the Aravalli Hills and is fed by 5 streams, namely Rupangad, Mendha, Samod, Khari, and Khandela. So it was designated as a Ramsar site in 1990 because of its ecological significance and importance for migratory birds and wetland biodiversity. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो सांभर लेक है, ये स्थित है राजस्थान राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding International Union for Conservation of Nature. So यहाँ पर जो IUCN है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। हिंदी में इसको प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट सर्व्स एज अ रेपोजिटरी फॉर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। Or second statement, the organization executes a diverse portfolio of conservation projects directly on the ground to restore ecosystems. And third, it utilizes scientific data exclusively to inform global environmental policies, disregarding traditional knowledge. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है, आपको बताना है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल 2 ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, आप देख सकते हैं। सो IUCN इज अ मेजर नॉलेज हब, इट हार्नेसेस द एक्सपर्टीज ऑफ ओवर 19,000 specialists to provide authoritative reports and guidelines, serving as a trusted repository for international environmental standards. So beyond being a research body, IUCN is an implementing agency. It executes various conservation projects worldwide aimed at reversing habitat loss and improving human well-being. So this dual role as both as policy influencer and project executor makes it a unique incubator of ideas in the environmental sector. So one of the IUCN's stated aim is to combine scientific data with traditional knowledge. It recognizes that indigenous peoples have managed their lands sustainably by millennia and their insights are as valuable as modern data. So the recent inclusion of more indigenous peoples organization in its membership reflects this philosophy, and the organization seeks to accelerate the transition to sustainable development by ensuring that conservation measures are both scientifically sound and socially inclusive. So this acts as a neutral forum where these different forms of knowledge can converge to address global challenges like the biodiversity crisis. सो IUCN जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to Data Governance Quality Index.
सो यहाँ पर डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डीजीक्यूआई वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। सेकंड, इट accesses the quality of data generated by the government ministries and departments. And third, the index aims to improve evidence-based policy making and governance. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं द डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नीति आयोग एंड इट वाज लॉन्च्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट data. So the index evaluates how ministries handle and maintain data systems, and Niti Aayog promotes data-driven governance through such initiatives. So DGQI measures the quality, consistency, and reliability of government data, and it evaluates ministries and departments on data management practices. So the index checks aspects like data availability, accuracy, and timeliness. Better quality data helps to improve administration and monitoring. DGQI supports evidence-based policymaking by improving data systems, and reliable data helps the government make informed decisions. So it strengthens monitoring and evaluation of schemes and programs. So the index also encourages transparency and accountability in governance. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा ये जो डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।